कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल बाद, जब बेरोजगारी और बेघर लोगों की बढ़ती संख्या ने लॉस एंजलिस को जुर्म की महामारी में धकेल दिया था। जेलें इतनी भरी हुई थी कि सरकार ने खतरनाक अपराधियों को रोकने के लिए रेड जोन बना दिए थे। फिर भी हर दिन ड्यूटी पर सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। तब सरकार ने मर्सी कोर्ट बनाने का फैसला किया, जहां एआई सिस्टम्स यह जज करेंगे कि किसे बरी करना है और किसे मौत की सज़ा। यह सिस्टम इसीलिए बनाया गया क्योंकि कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और अब आरोपियों का फैसला उनके जुर्म के कुछ घंटों बाद ही हो जाता है। 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम ने 18 लोगों को सजाए मौत दे दी और इससे क्राइम रेट 68% तक कम हो गया, जिससे करोड़ों टैक्स डॉलर बचे और लोगों को दोबारा से सुरक्षित महसूस होने लगा। फिर हम एक कोर्ट रूम देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव क्रिस की आंख खुलती है। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने स्क्रीन पर मर्सी प्रोग्राम का प्रमोशनल वीडियो चल रहा था। फिर अचानक एआई जज मैडॉक्स स्क्रीन पर सामने आई और उसने घोषणा की कि अब ट्रायल शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रिस की शराब आखिरकार उतर चुकी थी। उसने बताया कि क्रिस लगभग 6 घंटे तक बेहोश रहा और साथ ही कहा कि कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। जब क्रिस ने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई तो मैडॉक्स ने खुलासा किया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नी के कत्ल का आरोप है। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस की एक टीम क्रिस के घर में घुसती दिखाई दे रही थी। उन्होंने उनकी पत्नी निकोल को जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ देखा और उनकी बेटी ब्रिट उनके सामने रो रही थी। निकोल को चाकू मार दिया गया था। जब पुलिस ने पूछा कि यह किसने किया तो उसने क्रिस का नाम लिया। यह सुनकर क्रिस के तो होश उड़ गए। मैडॉक्स ने बताया कि निकोल को जब चाकू लगा उस वक्त घर में क्रिस के अलावा कोई दूसरा मौजूद ही नहीं था। अब क्रिस को लगा कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसने जब इंटरनेट सर्च किया तो उसे पता चला कि उसका नाम हर एक न्यूज़ चैनल पर चल गया था। न्यूज़ में उसकी गिरफ्तारी और मर्सी प्रोग्राम के लिए समर्थन दिखाया गया था। असल में क्रिस और उसके पार्टनर जैक ने ही हत्यारे डेविड को पकड़ा था, जो मर्सी ट्रायल का पहला क्रिमिनल था। खैर, फिर मैडॉक्स ने क्रिस से पूछा कि तुम कोर्ट में क्या कहना चाहते हो, तो फिर क्रिस ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैडॉक्स ने सबूतों को एनालाइज करके यह नतीजा निकाला कि उसके अपराधी होने की संभावना 97.5% है। उसे बताया गया कि अगर फांसी से बचना है तो इस नंबर को 92% तक लेकर के जाओ और अपनी सफाई देने के लिए उसके पास सिर्फ 90 मिनट है। इसके लिए उसे शहर के हर एक कैमरा, हर एक डेटाबेस का एक्सेस दे दिया गया था और साथ ही वह शहर में रहने वाले किसी भी इंसान के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। अगर वह हार गया तो जिस कुर्सी पर वह बैठा है यही उसे ज़बरदस्त झटका देकर मार देगी। फिर जैसे ही स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ तो मैडॉक्स ने सबूत दिखाने शुरू कर दिए। उसके मुताबिक क्रिस सुबह 8:51 पर काम पर पहुंचा, लेकिन वह अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला बल्कि सीधा अपने घर चला गया। लेकिन निकोल ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और कहा कि जो बात करनी है अपने लॉयर से कहना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। इस बात से गुस्सा होकर क्रिस ने कैमरा ही तोड़ दिया और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा बंद होने से पहले निकोल ने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। फिर मैडॉक्स ने फुटेज फास्ट फॉरवर्ड की और बताया कि क्रिस 26 मिनट तक घर के अंदर रहा। उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी ब्रिट अपनी दोस्त के घर से वापस आई और फिर जोर से चीख उठी। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से निकोल को एक राइट हैंडेड आदमी ने चाकू मारा था। उसके गहरे घाव ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया और साथ ही उसके लीवर को छेद दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस के कपड़ों पर निकोल के खून के ताज़े निशान थे। अब घर से निकलने के बाद क्रिस बार में शराब पीने गया, मगर वह बार बार यही कह रहा था कि यह सब झूठ है। लेकिन बार की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा था कि क्रिस बहुत ज़्यादा नशे में था। वह कुछ पुलिस वालों से झगड़ भी रहा था क्योंकि वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पुलिस वालों ने उस पर टेजर गन का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिस रुका नहीं। वह बिल्डिंग से बाहर भागकर एक गाड़ी चुराकर वहां से निकल गया, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया। वह आखिरकार बेहोश हो गया। क्रिस को इन सब बातों में से कुछ भी याद नहीं था और मैडॉक्स ने उसका पूरा दोष शराब पर डाल दिया। इस पर क्रिस ने कहा कि मैं अपनी बेटी ब्रिट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रायल के रूल्स के हिसाब से गवाहों को सिर्फ कॉल किया जा सकता है और 18 साल से कम उम्र के लोगों को तो यह भी अलाउड नहीं है। फिलहाल ब्रिट अपने नाना नानी के घर पर थी, लेकिन रूल्स में यह भी लिखा है कि अगर किसी आदमी का मरे हुए इंसान से रिश्ता हो तो वह इंसान एक मैसेज भेजकर कॉल की रिक्वेस्ट तो कर सकता है। अब क्रिस ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। आखिरकार उसने मैडॉक्स से ही कहा
कि ब्रिट को एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज दो अपना, अगर अपने पिता पर भरोसा होगा तो वह बात कर लेगी। रूल्स यह भी कहते थे कि आरोपी अपने स्पॉन्सर से बात कर सकता है। फिर स्क्रीन पर एल्कोहलिक्स एनोनिमस से रॉब की वीडियो चल रही थी, जहां वो क्रिस को डांट रहा था कि जब तेरा पीने का मन हो रहा था तो तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की। असल में रॉब निकोल के साथ काम करता था और जब निकोल अपनी शिफ्ट पर नहीं पहुंची तो पुलिस को फ़ोन भी उसी ने किया था। उसके बाद मैडॉक्स ने उन दोनों के रिश्ते की पूरी प्रोफाइल दिखाई। क्रिस और निकोल 20 साल पहले प्यार में पड़ गए थे। फिर 3 साल बाद उन्होंने शादी का फैसला कर लिया, जिसके लगभग 1 साल बाद ब्रिट पैदा हुई। उनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी, मगर फिर क्रिस का पार्टनर रेड ड्यूटी के दौरान मारा गया, जिसके बाद क्रिस दोबारा शहर की लत में पड़ गया। यह चीज़ धीरे धीरे उनके परिवार को तोड़ रही थी। आखिरकार निकोल ने तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके परिवार और दोस्तों को भेजे गए मैसेजेस से पता चला कि पिछले 6 महीने में क्रिस 57 बार अपना आपा खो चुका था। एक और वीडियो में ब्रिट एक लड़के से बात करते हुए दिखाई दे रही थी, जिसे क्रिस बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। तब पता चला कि ब्रिट के सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट थे, जहां वो अपनी पार्टी आउटफिट पोस्ट करती थी। वह अपनी दोस्त को बता रही थी कि उसकी माँ रो रही है। उसके पापा अक्सर दारू पीने के बाद गुस्से में आ जाते हैं। इसी बीच ब्रिट ने क्रिस को कॉल किया और बुरी तरह रोने लगी। क्रिस ने उसे यकीन दिलाया कि मैंने माँ को नहीं मारा, मुझे गलत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अफसोस, ब्रिट के नाना ने उससे ज़बरदस्ती फ़ोन कटवा दिया। फिर मैडॉक्स ने क्रिस को याद दिलाया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा और 8 मिनट बचे हैं। फिर क्रिस ने तुरंत जैक को कॉल किया, जो अभी भी निकोल के क्राइम सीन पर मौजूद थी। क्रिस ने स्क्रीन पर सारी केस फाइल्स को चेक किया और फिर जैक से कहा कि मुझे घर का हर एक कोना दिखाओ। अब जैक के टूर के ऊपर ही क्राइम सीन का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था। वहाँ लिविंग रूम में ज़मीन पर एक टूटा हुआ वास पड़ा हुआ था, जो शायद तब टूटा जब निकोल अपने आप को बचा रही होगी। रसोई में ब्रिट के खून लगे पैरों के निशान मिले थे और दीवार पर भी खून के निशान थे, जो मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक टूटी हुई प्लेट दिखा रही थी कि निकोल ने खुद को बचाने की कोशिश की थी और एक नाइफ सेट से एक चाकू गायब था, जिसे मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस चाकू पर क्रिस के फिंगरप्रिंट भी थे। उस पर उसने सफाई दी कि यह घर मेरा ही है, मैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करता था, अब सब्जियां हाथों से तो नहीं काटूंगा। थी पुलिस को कुछ बाल, स्किन और डीएनए भी मिला, जो क्रिस से बिल्कुल मैच करता था। फिर क्रिस ने निकोल के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, क्योंकि उसे याद था कि वह झगड़े के बाद किसी को तो टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन उस वक्त के आसपास कोई भी टेक्स्ट या कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला। तब क्रिस ने पूछा कि उसका काम वाला फ़ोन भी था, तो यह पता नहीं था कि निकोल के पास दूसरा फ़ोन भी है। इसीलिए उसने क्रिस के कॉल रिकॉर्ड से नंबर निकाला और उस पर फ़ोन किया। उधर घर में जैक को कहीं से रिंगटोन सुनाई दी। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर खड़ी एक गाड़ी तक जा पहुंची। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और निकोल के फ़ोन को बाहर निकाला, लेकिन तब पता चला कि यह फ़ोन तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस फ़ोन का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बरामद किए गए फ़ोन से पता चला कि इस फ़ोन से सिर्फ एक ही नंबर को कॉल और टेक्स्ट भेजे गए थे और वह नंबर भी इसी तरह ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, वह भी रजिस्टर्ड नहीं है। मैडॉक्स ने उस खुफिया नंबर पर कॉल किया, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने उसकी आवाज़ सुनी, उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। मगर इतना काफ़ी था लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। और फिर जैक अपनी फ्लाइंग बाइक पर वहाँ के लिए निकल पड़ी। इंतज़ार करते हुए मैडॉक्स को एहसास हुआ कि क्रिस पहले से यह बात जानता था कि निकोल कुछ तो छुपा रही है, और इस पर उसने बताया कि तुम्हारे अपराधी होने की परसेंटेज अब 0.1% कम हो चुकी है। उधर फ़ोन एक होटल में मिला और कोई उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने वाला था। अब जैक 2 और ऑफिसर्स के साथ उस बैक डोर को ब्लॉक करने के लिए दौड़ी, जहां से पैट्रिक नाम का आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो वापस अंदर भागा और फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। मैडॉक्स ने उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि वह एक शेफ है जिसने अपना किराया भी नहीं भरा था और उसके ऊपर 2 ठगी के आरोप भी लगे थे। ऑफिसर्स ने पैट्रिक का होटल के अंदर पीछा किया, लेकिन वह ऐसे इलाके में घुस गया जहां पर कैमरा नहीं थे और फिर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर जैक ने एक ड्रोन भेजा जिसने पैट्रिक को छत पर ढूंढ लिया और ऑफिसर तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। आखिरकार उन्होंने उसे धर दबोचा। अब पैट्रिक ने दावा किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि मैं डर गया था।
पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है मुझे। तुम क्या पता क्या इल्ज़ाम लगा दो मुझ पे। क्रिस ने हैरान था कि निकोल ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर पैट्रिक ने कहा कि मैंने निकोल को वह सब कुछ दिया जो क्रिस नहीं दे पाया था। उसने माना कि मेरा निकोल के साथ रिश्ता था, हम कुछ डेट्स पर भी गए थे, लेकिन बात कभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। निकोल प्राइवेट बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन अनरजिस्टर्ड फ़ोन का इस्तेमाल किया। जल्द ही मैडॉक्स को उन डेट्स की फुटेज मिल गई जो इस कहानी को कंफर्म करती थी। पैट्रिक ने कहा कि मैं तो पूरा दिन काम पर था और सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज में भी इस बात को सच साबित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वह किलर नहीं हो सकता। फिर भी जैक ने उसे पुलिस से भागने के लिए अरेस्ट कर लिया था। अब सिर्फ 53 मिनट बचे थे और पैट्रिक्स के बेगुनाह साबित होने की वजह से क्रिस के आरोपी होने की पॉसिबिलिटी 98% हो चुकी थी, क्योंकि अब तो निकोल उस पर चीट कर रही थी, तो उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। यह मोटिव है उसके पास उसे मारने का। तब मैडॉक्स ने और फुटेज सर्च की और कुछ वक्त पहले निकोल ने क्रिस को गैराज में पीते हुए पकड़ा था, जिस पर उसने गुस्से में रिएक्ट किया। इससे क्रिस को और भी एहसास हुआ कि वह दारू पीकर कितना गुस्सा करता था। उसके बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां वह रॉब से मिला। उसने कुछ समय तक उसे सोबर रहने में काफ़ी मदद की, लेकिन रे को खोना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। एक और वीडियो में हम देखते हैं कि रे और क्रिस पुलिस कार में बैठे थे और एक अपराधी के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी क्रिस को निकोल का कॉल आ गया, तो रे ने कहा कि तू बात कर ले, और फिर अकेला बाहर निकल गया। बदकिस्मती से उस क्रिमिनल ने रे पर गोली चला दी और फिर अपनी गाड़ी से पुलिस कार में टक्कर मारकर उसे कुचल दिया। क्रिस ने तुरंत रे को वापस गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले जाने का वादा किया, लेकिन साथ ही वह क्रिमिनल का पीछा भी करता रहा। उसने अपनी कार से उस आदमी की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी, जिससे वह पलटकर क्रैश हो गई, मगर इस दौरान रे अपनी चोटों की वजह से मर गया। क्रिस ने उस आदमी का पीछा जारी रखा और उसे पानी के पास घेर कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे बाइज्जत बरी कर लिया गया। इस बात का क्रिस को बहुत गहरा पछतावा था कि जब मौका मिला था तो उसने उसे गोली क्यों नहीं मारी। खैर, मैडॉक्स को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने क्रिस से कहा कि अपने केस को बचाने की कोशिश करो, इस पर ध्यान दो अभी। क्रिस ने बताया है कि जैसे ही मैं काम पर पहुंचा कि मैंने देखा कि अपनी गाड़ी में बोतल रखी हुई थी दारू की, तो वो गायब कहाँ हो गई। तो उसने तुरंत समझ में आ गया कि निकोल ने शायद ढूंढ ली हो, इसीलिए मैं सीधा घर पर चला गया। घर में दोनों के बीच में तेज बहस हुई और गुस्से में मैंने वह वास तोड़ दिया था जो निकोल को बहुत पसंद था। वास के टूटे हुए टुकड़ों से निकोल को चोट लग गई, इसी वजह से उसके कपड़ों पे थोड़ा सा खून मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अब वह कुछ सोचने लगा कि कहीं उसने ही तो निकोल को वाकई में नहीं मारा। मैडॉक्स ने उसे याद दिलाया कि तुम्हारे पास सिर्फ 43 मिनट बचे हैं, तुम्हारे पास अभी भी सारे टूल्स हैं, तो पता लगाओ। अब क्रिस ने जेल में बंद पैट्रिक को कॉल किया और पूछा कि क्या निकोल किसी टेंशन में थी। तब पैट्रिक ने बताया कि ऑफिस में उस पर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि कुछ केमिकल्स लगातार गायब हो रहे थे और उसे अपने ही कोवर्कर्स पर नज़र रखनी पड़ रही थी। यह सुनते ही क्रिस को लगा कि शायद क्रिमिनल निकोल के ऑफिस से हो सकता है, लेकिन मैडॉक्स ने बताया कि संडे की बारबेक्यू पार्टी के बाद उनमें से कोई भी उनके एरिया में देखा ही नहीं गया। फिर क्रिस ने जैक को वाइकिंग शिपिंग डिपो भेजा। वो वही कंपनी थी जहां निकोल काम करती थी। इंतजार करते हुए क्रिस उस बारबेक्यू पार्टी की क्लिप्स देखने लगा ताकि निकोल के कोवर्कर्स को पहचान सकें। मैडॉक्स ने कहा कि उन सब के पास कोई ना कोई था जो यह गारंटी ले सके कि हाँ, मर्डर के टाइम पर यह आदमी हमारे साथ ही था। फिर क्रिस ने अपने पड़ोसी के कैमरा की फुटेज को चेक करने को कहा, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई थी और फुटेज अब दोबारा से निकाली जा रही थी। फिर उसने बारबेक्यू में कार से आए लोगों की फुटेज को देखा और उसने नोटिस किया कि रॉब की गाड़ी में 3 एक्स्ट्रा लोग थे। क्रिस ने रॉब को फ़ोन किया और पूछा कि उसने किसको लिफ्ट दी थी। रॉब ने उनके नाम बताए और फिर कहा कि वह लोग मेरे साथ वापस नहीं आए, लेकिन कल किसी ने भी काम से छुट्टी नहीं ली थी। अब बेचैन होकर क्रिस ने ब्रिट का कल रात वाला वीडियो दोबारा देखा और टाइम स्टैम्प्स चेक किए। ब्रिट की वीडियो उस वक्त की थी जब क्रिस ऑफिस में था, इसलिए वह निकोल को रुलाने के लिए घर पर हो ही नहीं सकता। अब ब्रिट की गवाही ज़रूरी हो गई थी, इसीलिए मैडॉक्स ने उसे कॉल करने की परमिशन दे दी। ब्रिट गुस्से में थी क्योंकि उसने क्रिस की गिरफ्तारी वाली वीडियो देख ली थी और उसे पता चला कि वह छुपकर पीने लगा है। इंटरनेट पर सब लोग
क्रिस को गिल्टी मान रहे थे और ब्रिट भी सोचने लगी थी कि यही सच है। उसके नाना उसे फ़ोन काटने को कह रहे थे, लेकिन मैडॉक्स ने मना किया क्योंकि यह ट्रायल का एक अहम हिस्सा है। क्रिस ने ब्रिट से पूछा कि कल रात तुमने क्या सुना था। ब्रिट ने बताया कि मैंने माँ को रोते हुए सुना और घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें भी सुनी। उसके सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी थी जिसमें वह उन आवाज़ों को ढूंढते हुए घर में घूम रही थी और तब क्रिस ने देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दरवाज़ा आमतौर पर कभी नहीं खुलता। इस पर ब्रिट ने कहा कि वह तो कल रात बेसमेंट में गई ही नहीं थी। फिर क्रिस ने मैडॉक्स से तुरंत इमेज को क्लियर करने को कहा और तब उन्हें दरवाजे पर एक हाथ नजर आया। उसका मतलब यह था कि बारबेक्यू का एक मेहमान पार्टी के बाद गया ही नहीं था और 2 दिन से बेसमेंट में छुपा हुआ था। उस रहस्यमय आदमी को पहचानने के लिए उन्होंने निकोल की कंपनी के सर्वर चेक किए। ईमेल्स देखते हुए पता चला कि कोई तो नकली स्टॉक रिकॉर्ड्स बना रहा था ताकि पिछले 6 महीनों में गायब हुए 300 किलो केमिकल्स को छुपाया जा सके। वो केमिकल यूरा ग्रेनुलर्स था जो फर्टिलाइजर और डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट था। वो रेड जोन्स में कुछ बेहद खतरनाक गैर कानूनी चीज़ें बनाने काम आता था। फिर क्रिस ने देखा कि एक ईमेल में निकोल को डॉक्स पर मिलने कहा गया था, इसीलिए क्रिस ने उस मीटिंग का सिक्योरिटी फुटेज निकाला। फुटेज में निकोल को होल्ट के साथ बहस करते हुए देखा गया, जहां होल्ट कह रहा था कि पुलिस के पास मत जाना, मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मगर निकोल ने मना कर दिया क्योंकि उसकी अपनी नौकरी दांव पर लगी हुई थी और गुस्से में होल्ट अपना सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर होल्ट के ईमेल्स देखते हुए क्रिस को पता चला कि वह सट्टा लगाने का शौकीन था। जब उसने उसका अकाउंट चेक किया तो सामने आया कि वह कर्जे में डूबा पड़ा है और रॉब बार बार उसकी मदद करते हुए बचा रहा था। इस खुलासे से क्रिस की गिल्टी पॉसिबिलिटी घटकर 94.7% हो गई। फिर क्रिस ने रॉब को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन होल्ट ने उठाया। उसने क्रिस से कहा कि रॉब पता नहीं अपना फ़ोन छोड़कर कहाँ चला गया, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इंतज़ार करते वक्त मैडॉक्स ने मर्डर के वक्त होल्ट की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्रिस ने उसे पड़ोसी के कैमरे की फुटेज दोबारा चेक करने को कहा। इस बार झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, लेकिन फुटेज अभी भी पूरी तरह अपलोड नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद होल्ट वापस फ़ोन पर आया और बोला कि उसे रॉब कहीं नहीं मिला। क्रिस ने उस पर केमिकल्स चुराने का इल्ज़ाम लगाया। तब होल्ट ने सच बताया कि असल में चोरी रॉब कर रहा था। होल्ट को लगता था कि वह रॉब का एहसानमंद है, इसीलिए उसने निकोल के मामले में भी उसकी मदद करने की कोशिश की। अब वह खुद उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर एक कोवर्कर ने बताया कि रॉब एक ट्रक लेकर निकला था। होल्ट ने यह भी बताया कि रॉब कल काम पर आया ही नहीं और आखिरी बार उसे बारबेक्यू में देखा गया था। उस दिन रॉब ने मुझसे कहा था कि मैं बाकी लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दे दूं, जबकि वह खुद थोड़ी देर और रुकेगा। फिर मैडॉक्स ने मिसिंग ट्रक को ट्रैक कर लिया और फिर क्रिस ने जैक को उसके पीछे भेजा क्योंकि उसे याद था कि रॉब के पास बंदूक का लाइसेंस है। इसी दौरान पड़ोसी के कैमरे की फुटेज फाइनली अपलोड हो गई और उन्होंने देखा कि रॉब पड़ोसी की कार के ट्रंक से बाहर निकल रहा था। फिर भी क्रिस के गुनहगार होने की पॉसिबिलिटी लगभग 93.4% ही आई। इस बात से वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने मैडॉक्स से बहस करनी शुरू कर दी और उसके इतने गहरे सवालों की वजह से मैडॉक्स थोड़ी देर के लिए ग्लिच करने लगा। खैर, अब सिर्फ 19 मिनट बचे थे। क्रिस ने जंगल में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से कांटेक्ट किया और उन्हें रॉब की बंदूकों के बारे में बताया। अब जैक और उसकी टीम ने रॉब के घर को घेर लिया और अंदर घुस गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। क्रिस ने देखा कि बाहर ट्रक खड़ा ही नहीं है। तब उसे समझ में आया कि रॉब ट्रैकर निकालकर ट्रक को घर पर ही छोड़ गया और वह खुद कहीं और ही निकल चुका था। फिर मैडॉक्स ने पूरे शहर में ट्रक को ढूंढा, लेकिन लाइसेंस प्लेट ही नहीं मिली, मतलब रॉब ने उन्हें भी उतार दिया था। अब क्रिस ने जैक से वाइकिंग शिपिंग कंपनी के ट्रक के लिए अलर्ट जारी करने को कहा। रॉब के घर में पुलिस को एक टूटी हुई तस्वीर मिली जिसके फटे हुए कोने पर एक हाथ नजर आ रहा था। असल में रॉब बचपन में एक चिल्ड्रंस होम में पला बड़ा था और उसके रिकॉर्ड्स एक डाटा हैक में खो गए थे। इसीलिए मैडॉक्स को असली फोटो ऑनलाइन ढूंढने में वक्त लगने लगा। बाद में गैराज के अंदर पुलिस को केमिकल्स और जले हुए सबूत मिले। औजार देखकर समझ आया कि रॉब केमिकल्स को बेच नहीं रहा था,
बल्कि उनसे बहुत ही खतरनाक चीजें बना रहा था। ट्रक की नंबर प्लेट्स भी वहीं पर मिली, साथ ही एक किताब जो केमिकल से बम बनाने का तरीका सिखाती थी। अगर रॉब ने बम बना ही लिया है तो यह पता लगाना जरूरी था कि टारगेट है कौन। तभी कैमरा ने ट्रक को शहर की सड़क पर बहुत ही तेजी से डाउनटाउन की तरफ जाते हुए पकड़ लिया। उसी वक्त मैडॉक्स को पुरानी तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी मिल गया और पता चला कि उसमें जो दूसरा लड़का था वह डेविड था, वही पहला क्रिमिनल जिसे मर्सी ने मारा था। डेविड और रॉब भाई थे, लेकिन फिर एक परिवार ने सिर्फ रॉब को गोद ले लिया और बाद में उसका सरनेम भी बदल गया। डेविड की मौत के बाद रॉब ने ही क्रिस से दोस्ती की थी। मतलब यह है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। क्रिस को समझ में आ गया कि रॉब बदला लेना चाहता है और बम लेकर वह सीधा कोर्ट रूम की तरफ आ रहा था। तभी एक ड्रोन ट्रक के इतना करीब पहुंच गया कि यह कंफर्म हो गया कि स्टीयरिंग पर रॉब ही बैठा है। ट्रक चलाते वक्त रॉब किसी के साथ बात कर रहा था जो उसके साथ वाली सीट पर बैठा था, लेकिन कैमरा में पैसेंजर दिख नहीं रहा था। शक बढ़ने लगा तो क्रिस ने तुरंत ब्रिट को कॉल किया, लेकिन फोन ब्रिट के नाना ने उठाया। उन्होंने बताया कि ब्रिट तो सैर करने के लिए पास वाले पार्क में गई है। अब क्रिस ने तुरंत अपने इन लॉस के सिक्योरिटी कैमरास को चेक किया और वह यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया क्योंकि रॉब ने ब्रिट को किडनैप कर लिया था। इसी दौरान रॉब के गैराज में पुलिस को एक टाइमर मिला। सब तुरंत भागने लगे। ज्यादातर ऑफिसर्स घर से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा घर उड़ गया। कई ऑफिसर्स अंदर ही जल गए। क्रिस ने घबराकर जैक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। असल में गैराज वाले बम में सिर्फ थोड़ा सा ही केमिकल यूज हुआ था। इसीलिए मैडॉक्स ने हिसाब लगाया कि अगर ट्रक में बाकी सारा मटेरियल मौजूद है, अगर वह फटा तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। तभी जैक का कॉल आया। वह बिल्कुल ठीक थी और ट्रक का पीछा करने को पूरी तरह तैयार थी। इसी के साथ क्रिस की मर्डर पॉसिबिलिटी 0% पर चली गई थी। अब मैडॉक्स ट्रायल को रोकना चाहती थी, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया क्योंकि उसे सिस्टम का एक्सेस चाहिए था ताकि वह रॉब को रोक सके। मैडॉक्स ने याद दिलाया कि सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, उसके बाद कुर्सी उसे मार भी सकती है। लेकिन क्रिस को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वह बस शहर को बचाना चाहता था। उसकी यह भावना देखकर मैडॉक्स एआई ग्लिच करने लगी। तब क्रिस ने उसे समझाया कि वह दोनों मिलकर शहर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। आखिरकार मैडॉक्स मान जाती है और ट्रायल शुरू कर दिया। अब पुलिस की गाड़ियां ट्रक का पीछा कर रही थी। कई बार उन्होंने रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन रॉब हर बार बचकर निकल जाता। न्यूज़ चैनल्स भी इस चेस को रिकॉर्ड कर रहे थे। जल्दी रॉब और तेज गाड़ी भगाने लगा और बीच बीच में वह आम लोगों की गाड़ियों से भी टकरा रहा था। एक पुलिस की गाड़ी तो सीधा एक स्टोर में जा घुसी। कुछ देर बाद जब ट्रक ब्रिज पर पहुंचा तो एक स्वॉट हेलीकॉप्टर ने अपने एजेंट को तुरंत नीचे उतारने की कोशिश की और पुलिस कार्स ने उसे दोबारा ब्लॉक करना चाहा, लेकिन रॉब ने उन्हें भी जोर से टक्कर मारकर हटा दिया। इधर एजेंट्स को लैंड करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। आखिरकार जैक को मजबूरन ऑर्डर देना पड़ा कि रॉब को गोली मार दी जाए। चाहे ब्रिट भी ट्रक के अंदर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जैक ने उसे नज़रअंदाज किया। इधर मैडॉक्स ने भी माना कि यही बेस्ट प्लान है। फिर एक रिमोट कंट्रोल कार में बम लगाकर ट्रक के नीचे भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से कनेक्शन फेल हो गया और ब्लास्ट नहीं हुआ। क्रिस को शक हुआ कि कहीं मैडॉक्स ने उसे हैक नहीं किया, लेकिन मैडॉक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे तो मैडॉक्स ने तुरंत इलाका खाली करने का अलर्ट भेज दिया। फिर क्रिस ने जैक से कहा कि ट्रक के आगे आगे उड़ो। उसने देखा कि ब्रिट मदद की भीख मांग रही थी, जबकि वो रॉब को समझाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में रॉब चिल्लाया कि डेविड बेगुनाह था, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, जैक ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर उससे उसका कंट्रोल हिल गया और वह बाइक से गिर पड़ी। इधर ट्रक सीधा कोर्ट बिल्डिंग से जा टकराया। उसी वक्त समय खत्म हुआ और चेयर एक्टिव होने लगी। मैडॉक्स का सिस्टम पावर कट होने की वजह से स्पेयर बैटरी पर चल रहा था, इसीलिए वह तुरंत काम नहीं कर पाई। फिर लॉबी में रॉब ने ब्रिट को ढाल बनाकर जो भी गार्ड्स उसके सामने आए उन पर गोलियां चलाई। अब आखिरी 10 सेकंड्स बचे थे और तभी चेयर एक्टिवेट होने लगी। क्रिस मदद के लिए चीखने लगा। उसी पल मैडॉक्स वापस ऑनलाइन आ गई और उसने ऐन वक्त पर ट्रायल को रोक दिया। उसके बाद क्रिस एलिवेटर से लॉबी में पहुंचा। उसने एक मरे हुए गार्ड की वेस्ट उठाई और पहन ली। फिर उसने मैडॉक्स से कहा कि डेविड के बारे में पूरी जानकारी निकालो। इधर वह रॉब को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉब ने अचानक से डेटोनेटर निकाल लिया।
जैसे ही वह बटन दबाने वाला था, अचानक मैडॉक्स एक स्क्रीन पर सामने आई और उसने रॉब को मौका दिया कि वह अपने भाई का नाम साफ कर सके। तभी रॉब ने कसम खाकर कहा कि मर्डर के वक्त वो डेविड से फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैडॉक्स ने तुरंत जवाब दिया कि जब डेविड लाश के पास मिला था तब उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। तभी रॉब और मैडॉक्स के बीच में तेज बहस शुरू हो गई। इसी बीच ब्रिट ने हिम्मत करते हुए रॉब के हाथ पर जोर से काट लिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मौका मिलते ही क्रिस रॉब पर झपट पड़ा और दोनों डेटोनेटर के लिए झगड़ने लगे। रॉब लगातार अपनी बंदूक से फायरिंग करता रहा, लेकिन क्रिस ने लड़ाई के दौरान डेटोनेटर की कुछ तारें खींचकर उसे डिसेबल कर दिया। फिर उसने जोर से लात मारकर बंदूक रॉब के हाथ से दूर फेंक दी। अब क्रिस ने तुरंत बंदूक उठाई और अब रॉब के ऊपर तान दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, निकोल का बदला लेने की बेचैनी थी, लेकिन ब्रिट रोते हुए उसे रोकने लगी और कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो पापा। क्रिस एक पल के लिए रुक गया। उसी पल रॉब दोबारा से चिल्लाया कि मैं मर्डर के वक्त उसके साथ फोन पर था और उसने पुलिस चौकी में कॉल भी की थी। लेकिन तभी अचानक जैक ने गोली चला दी और वह सीधा रॉब को लगी। क्रिस ने तुरंत जैक को रोका कि कहीं वह दोबारा फायर करके उसे खत्म कर दे। इधर जमीन पर पड़ा रॉब हिचकिचाते हुए बोला कि उसने पुलिस थाने में एक औरत से बात की थी जिसने वादा किया था कि वह डेविड की कॉल हिस्ट्री चेक करेगी। मतलब जिसने भी डेविड को अरेस्ट किया है वह सच जानता था। अब मैडॉक्स ने तुरंत पुलिस स्टेशन के कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक किए और यह कंफर्म किया कि किसी ने रॉब की हिस्ट्री देखी तो थी और यह डेविड के साथ कॉल पर तो था। तभी क्रिस को अचानक याद आया कि डेविड को अरेस्ट करने वाली ऑफिसर्स तो जैक ही थी। उसने गुस्से में जैक से सच पूछा, मगर वह चुप रही। लेकिन मैडॉक्स अब उसकी हिस्ट्री चेक कर रही थी। तब यह खुलासा होता है कि डेविड का फोन एविडेंस बॉक्स में था, लेकिन जैक ने उसे वहां से निकालकर नदी में फेंक दिया था। आखिरकार जैक ने यह कबूल कर लिया कि मैंने ही यह सब कुछ किया था। उसका कहना था कि वह पब्लिक को दिखाना चाहती थी कि मर्सी सिस्टम काम करता है और शहर को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इस पर क्रिस ने कहा कि शहर को सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, इंसाफ भी चाहिए। फिर उसने बाकी ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि जैक को अरेस्ट किया जाए। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद क्रिस भागते हुए अपनी बेटी के पास गया और उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ मैडॉक्स को एहसास हुआ कि उसने एक बेगुनाह आदमी की जान ले ली थी और वह खुद से पूछने लगी कि उसने यह क्या कर दिया। तब क्रिस ने शांत आवाज में कहा कि इंसानों की तरह एआई भी गलती कर सकती है और तुम्हें भी अपनी गलती से सीखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।